दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे कैलिस्थेनिक्स के बारे में बताऊंगा और मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा और वेट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो और मुझे वेट ट्रेनिंग के साथ कितना एक्सपीरियंस है, कैलिस्थेनिक्स बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ कितना एक्सपीरियंस है, मैंने कैसा ट्रेनिंग किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना अच्छा लगता है, कौन सा बेटर है, जो मैं करता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कैलिस्थेनिक्स का मतलब कोई भी मूवमेंट हो सकता है, एक्सरसाइज का, फिज़िकल एक्टिविटी का, जिसमें हम बहुत बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं। जैसे कि रनिंग करते करते हम करते हैं, या पुश करते 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 पुशअप्स हो सकता है, या इन्वर्टेड रोस हो सकता है जो हम घर में कर सकते हैं, या पुलअप्स भी हम कर सकते हैं दरवाजे के सपोर्ट लेके। फ़िलहाल जिम नहीं है इसलिए मैं ऐसा ट्रेन कर रहा हूँ। तो और वेट लिफ्टिंग का ये मतलब हो गया है कि आप क्या बारबेल हो या कोई हेवी ऑब्जेक्ट्स हो, आप उसको उठा रहे हैं ताकि आप और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि वेट्स के साथ ट्रेनिंग करना बेटर है या बॉडी वेट बेटर है। तो इस हिसाब से एक कंपटीशन हुआ था, मतलब स्ट्रेंथ वॉश में होता, वो 4 साल पहले हुआ था। लेकिन उसके बारे में हम एक बार रिव्यू दूंगा मैं आपको। लेकिन मुझे वो कंपटीशन जो हुआ था वो उतना फेयर नहीं लगा, क्योंकि जो कैलिस्थेनिक्स का एथलीट है वो बहुत ज़्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग करता है, और जो वेट ट्रेनिंग करने वाला एथलीट है वो वेट्स के साथ ज़्यादा ट्रेन करता है। तो अगर वो लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिटअप्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पुशअप्स वो भी अगर इंक्लूड करते तो और मे बी बेटर हो सकता, तो मुझे ऐसा लगा था। लेकिन ये एक अलग टॉपिक में हम ले सकते हैं। तो मैं एक बार आपको वो कंपटीशन जो हुआ था उसमें उसके बारे में एक बार मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन हुआ था, कोरे करके एक बंदा था, वो जर्मनी में रहता है, वो एक पावर बिल्डर है, उसका एज 20 है, हाइट 171 सेंटीमीटर्स है और वेट 75 केजीज है। और दूसरा जो हमारा कैलिस्थेनिक्स का एथलीट है उसका नाम है मैथायस है। मैथायस जो कि है, इसको कैलिस्थेनिक्स करना बहुत पसंद है। इन्होंने पुलअप कैटेगरी में जो 4 साल पहले हुआ था उसमें उन्होंने 14 पुलअप्स लगाया था डेड हैंग के साथ, 32 किलोस एडेड। ये स्विट्ज़रलैंड में रहता है, इसका एज 25 है और हाइट 169 मीटर्स है और इसका वेट 66 केजेस है। मतलब कोरे जो कि वो इससे ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स ज़्यादा मसल मास होगा, 10 केजी ज़्यादा मसल मास होगा। कोई बात नहीं, तो इसमें क्या हुआ उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो इनको डेडलिफ्ट में लगाना था, ये तीनों का सुपर सेट है, 20 रेप्स लगाना था 120 केजी से, जिससे एक कोरे मैथेस से पहले कंप्लीट किया था। और उसके बाद दोनों को पुलअप्स लगाना था जो कि 24 केजी वेटेड था, तो इन्हें ऑलमोस्ट 20 रेप्स लगाना था। तो इसमें मैथियस जो हमारा कैलिस्थेनिक्स का एथलीट है वो पहले फिनिश करता है। इसमें मुझे कोरे का उतना फॉर्म उतना अच्छा नहीं लगा था, फिर भी इट्स ओके। और तीसरा वाला ये होता है, ये तीसरे वाले में जैसे कि उन्होंने 20 रेप्स इसमें कंप्लीट किया था, 15 रेप्स के वो स्क्वाट लगाते हैं 50 केजी का। तो इसमें मुझे 9:27 कुछ टाइमिंग पर ऐसा था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके आप पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि एक रेप काउंट नहीं किया गया था मैथियस का। फिर भी कोरे इसमें जीतता है, मतलब रेप्स जो कि वो ज़्यादा कंप्लीट कर पाता है। इसका मसल मास जो है वो 10 किलो नो हाँ ऑलमोस्ट 10 केज ज़्यादा है ना, तो मुझे उतना फेयर नहीं लगा था। मे बी हो सकता है बॉडी बिल्डिंग बेटर है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। तो कोरे इसको पहले फिनिश कर लेता है और इसके बाद कोरे जीतता है इसमें। बेसिकली इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद जाके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बहुत साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और बॉडी वेट वाले बंदे को, पावर लिफ्टिंग करने वाले बंदे को या बॉडी बिल्डिंग करने वाले बंदे को आपस में कम्पीट करते देखना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देख सकते हैं आप जाके। तो मैं एनिमे में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को देखता हूँ बहुत ज़्यादा रेप्स करते हुए और बहुत रनिंग करते हुए,
और फिर मैं हमारे मूवी स्टार्स को देखता हूँ जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, जैसा कि ऋतिक रोशन हो गया, और हमारे हक जैक्समैन हो गए, हाँ, जो वुल्वरिन का रोल प्ले किया था। तो मुझे तो वेट ट्रेनिंग भी पसंद है और बॉडी वेट ट्रेनिंग भी पसंद है। लेकिन जब भी मैं कुछ याद करता हूँ, जैसे कि जो इंटेंस ट्रेनिंग था जब मैं 9th 10th उस टाइम पे था, तो तभी वन पंच मैन आया था। तो वन पंच मैन ऑलमोस्ट सब लोगों को, साइतामा जो कि है वन पंच में हरा देता था। तो उसका ट्रेनिंग का सीक्रेट क्या है, एक मास्टर उसको पूछता है जब वो जिनोस के साथ किसके साथ लड़ रहा रहता है। तो वो बोलता है 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स और 100 सिटअप्स करके बोलता है, और उसके साथ 10 किलोमीटर रन करना पड़ता है। इसने ये 3 years तक करता चला गया था। जो 10 किलोमीटर का रन है और 100 सिटअप्स और 100 पुशअप्स और उसके साथ 100 स्क्वाट्स, ये सारे साइतामा ने ऑलमोस्ट 3 years तक किया था। इतना किया था कि उसका बाल ही चले गए थे। तो बेसिकली वन पंच मैन जो कि एनिमे में दिखा गया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक पंच से वो मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छा नींद और एक अच्छा न्यूट्रिशन का हमारे साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि जो हमारे मसल ग्रोथ है, समझो कि आपने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग किया है, वेट ट्रेनिंग हो या बॉडी वेट ट्रेनिंग हो, जब आप करते हैं तो हमारे बॉडी में मसल फाइबर्स जो है वो ब्रेक होते हैं एक्सरसाइज के दौरान। और वो न्यूट्रिशन और रेस्ट जब हम देते हैं तो वो डैमेज को वो रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ग्रो होता है। मैंने मेरे मसल कैसे ग्रो होता है, स्लीप कितना ज़रूरी है, रिकवरी कितना ज़रूरी है, उसके बारे में भी अलग से 2 वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, वो भी आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो साइतामा का ये जो रूटीन है, जो 100 सिटअप्स और 10K रन और उसके साथ 100 पुशअप्स, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 से 3 महीने में हमें बहुत ईजी होने लगेगा। क्योंकि हमारी बॉडी जो कि अगर हम अच्छे न्यूट्रिशन और वर्कआउट और वो सब कुछ उसको दे तो वो अडेप्ट कर लेगा उसको। तो दोस्तों, हर्षल वॉकर नाम के एक बंदा है, उसने भी वो भी बोलता है कि वो बचपन में कितना ज़्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग करता था। Money, my high school didn't have a lot of money to afford a lot of the expensive weights and all this stuff. And I didn't use that as an excuse. I started doing push-ups and sit-ups during commercials as I was watching TV, and started doing about sometimes 2,000 push-ups, 3,000 sit-ups, 1,500 pull-ups, dips, or 1,000 dips, and different things like that. And I started creating different hand positions for all that, and then I learned that that can work. तो जो हर्षल वॉकर करके जो एक अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर है, बॉब स्लाइडर है, स्प्रिंटर है और माइनड है, मटेरियल आर्टिस्ट में। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बचपन में कितना ज़्यादा बॉडी वेट को यूज़ करके 1500 पुशअप्स तक और सिटअप्स तक बहुत ज़्यादा लगाते थे, और वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा वो करता है करके वो बोल रहे हैं। माना कि अब वो वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि वो जो बचपन में करते हैं वो बोल रहे थे उस वीडियो में, लेकिन अब की बात अलग है। अब ऑलमोस्ट उनका एज 50+ होगा। तो इन्होंने कॉलेज फुटबॉल के लिए भी खेला था। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में इन्होंने इनका पढ़ाई हुआ था, और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अर्न किए थे। ऑलमोस्ट इन्होंने अमेरिका के, और इन्होंने NCAA में नेशनल सिलिगेट एथलीट एसोसिएशन से इनको एक अवार्ड मिला था, जो इनको फ़ुटबॉल के लिए मिला था। 3 बार मिला था इनको वो, हेसमैन ट्रॉफ़ी करके मिला था 1982 में। ये उन लोगों को दिया जाता है जो एक आउटस्टैंडिंग फ़ुटबॉलर है, तो इनको ये अवार्ड मिला था। और जब इन्होंने Jan 30 2010 में गेर्ग नागी के साथ इन्होंने एक बार हर्षल वॉकर ने MMA मैच खेला था, इन्होंने उनको राउंड 3 में 2:17 के टाइम में उनको हरा देते हैं। तो स्ट्राइक फोर्स बैनर के अंडर ये हुआ था।
तो जो इन तीनों में जो है, इन चारों में, स्क्वाट्स में और 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स, ये तो हम अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 10 किलोमीटर का रन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 10 किलोमीटर का रन का मतलब वो हो जाएगा 10,000 मीटर्स और 6.28 माइल्स एवरी डे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ये हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। जैसा कि शिन स्प्लिंट्स करके हमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो पेन ओवर, जब हम शिन बोन को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं तो तब होता है। एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे लोअर लेग का बोन टेंडन्स जो है ओवरवर्क हो जाते हैं, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम करने लगते हैं। और बकल नीस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो नी इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है वो भी हो सकता है, नीस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभार हमें हमारे बॉडी का सुनना चाहिए, और क्योंकि तो कभी कभार हमारे बॉडी का सुनना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी गिव अप करती है तब उसको उतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वी नीड टू वर्क हार्डर दैन लास्ट टाइम, लेकिन इतना नहीं कि हमें इंजरी हो जाए और हम फ्यूचर में ट्रेन ना कर पाए। ब्लड कैपिलरीज, माइटोकॉन्ड्रिया, जो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है, तो अच्छा डाइट दे के, अच्छा रेस्ट दे के, बिना इंज्योर हो के हमें अच्छा वर्कआउट करना चाहिए कैलिस्थेनिक्स के साथ। तो जो मैं एनिमे देखता हूँ तो उसमें गोकू टाइम चेम्बर में जो फ्रीज़ा के आर्मी से लड़ने से पहले जो जी सागा होता है, उसमें उससे पहले ऑलमोस्ट वो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1000 से 10,000 तक पुशअप्स करता था। और जब बीरस ने उसको और वेजिटा को बीस के साथ ट्रेन किया था, तब वो क्या बोलते उसको, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50,000 थंब पुशअप्स लगाता है। और एक बार बीरस उसको 1 ट्रिलियन सिटअप्स करने के लिए बोलता है ताकि वो किसी से लड़ सके, तो गोकू वो भी आराम से कर लेता है 1 ट्रिलियन सिटअप्स। तो दोस्तों, और एक साइड पे जैसा कि हमारा ह्यू जैकमैन है और ऋतिक रोशन है, जो उनके रोल्स के लिए, ऋतिक रोशन ग्लिश के लिए और वुल्वरिन हर्ट जैक्समैन जो लोग हैं, उन लोग के रोल के लिए बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो लोग उनके सुपर हीरो रोल के लिए शेप में आ सके। तो दोस्तों, बॉडी वेट ट्रेनिंग करने का एडवांटेज जो कि है वो ये है कि हम उनको किधर भी कर सकते हैं, जहाँ भी हमें जगह मिल जाए उधर जाके हम कर सकते हैं। और जितना भी कम इक्विपमेंट हो या बिना इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और अगर हम काफ़ी ज़्यादा पुशअप्स कर पाए तो हमें ऑलमोस्ट गॉड लाइक कैपेबिलिटीज़ मिलते हैं। मतलब एनिमे में तो ऐसा ही दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा पुशअप्स करते हुए दिखाया जाते हैं और वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत इंटेंस स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट वन पंच मैन तो एक पंच से बहुत कुछ कर पाता है। और कैलिस्थेनिक्स करने का दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि एडवांस कैलिस्थेनिक्स में हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है ताकि वो उसके स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ कर पाए बहुत सारे तरीक़ों में, और जिससे हम स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, मोबिलिटी बिल्ड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत थोड़ा ज़्यादा बिल्ड करते हैं। और जब भी हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं कैलिस्थेनिक्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, वो मूवमेंट्स हमारे स्टेबलाइज़र मसल्स, मतलब हमारे शोल्डर प्रेस कर, आप ऐसा समझो कि हम किसी शोल्डर प्रेस या ऐसा समझो कि हम एक हैंड स्टैंड कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या होगा कि हमारे स्टेबलाइजर्स मसल्स जो है वो काम करेंगे। अब जो उनका फंक्शनैलिटी है, उनका काम करने का प्रोसेस जो है वो बढ़ता है। जैसा कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर डेल्ट हो गया, तो इसका काम करना बढ़ता है। मतलब जब आप हैंड स्टैंड करते हैं, तो जब आप फ्यूचर में शोल्डर प्रेस करेंगे तो वो करते समय आपका डेल्टॉइड का फंक्शनैलिटी हेल्प करेगा आपको वो टास्क और अच्छे से परफॉर्म करने में। तो ये इसको हम स्टेबलाइज़र मसल कह सकते हैं। शोल्डर के मूवमेंट के दौरान ये काम करता है, और ये स्टेबलाइज़र मसल्स ऐसा करते हैं कि हमें और ज़्यादा डिफाइंड दिखने में, रिप दिखने में हेल्प करता है।
जब हम लो बॉडी फैट में होते हैं और बहुत अच्छा डाइट मेंटेन करके तभी होता है। और हम और ज़्यादा बड़ा भी दिखने लगता है जब हम कैलिस्थेनिक्स करते हैं। कैलिस्थेनिक्स में हमें अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, ताकि सब कुछ अच्छे से चल रहा है ये देखने के लिए। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मस्कुलर इम्बैलेंस किधर हो रहा है और हम उस पे हम काम कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छे फॉर्म से वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो ये पूरे बॉडी को जो भी टास्क कैलिस्थेनिक्स में हम करते हैं वो परफॉर्म करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो पूरे बॉडी एक यूनिट के जैसा काम करता है। तो हमारा जो एंड्योरेंस है और एक्सप्लोसिव फोर्स जो है, ये सारे चीज़ें जो है ये एक मोशन को करते हुए ज़्यादा काम करते हैं। और हमें कैलिस्थेनिक्स करते हुए हम बहुत ज़्यादा बैडास दिख सकते हैं। मतलब हर कोई हैंडस्टैंड कर नहीं सकता है, लेकिन हर कोई एक शोल्डर प्रेस कर सकता है। सिमिलरली हर कोई एक लैट पुल डाउन कर सकता है, लेकिन हर कोई पुलअप्स लगा नहीं सकता है। सिमिलरली हर एक बंदा पुशअप्स नहीं लगा पाता है, लेकिन हर कोई बेंच प्रेस आराम से लगा पाता है। क्योंकि हम कैलिस्थेनिक्स में जो भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उसको हमें परफॉर्म करने के लिए हमें इनसेन स्ट्रेंथ और हमारी। तो जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, अगर आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा तो आपको पता होगा, तो मुझे एक भी पुशअप नहीं लगता था। जब मैं 9th के एंडिंग में एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं जिम ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो मुझे स्लोली 4 मंथ्स के बाद 10 पुशअप्स होने लगे थे। तो मैं उससे ज़्यादा लगा सकता था 1 मंथ में ही, लेकिन मेरा न्यूट्रिशन जो कि था, मेरा रिकवरी जो कि था, वो अच्छा प्रोसेस नहीं हो पाता था। पर ऑन बॉडी वेट प्रोटीन नहीं था। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में बताया, वो आप देख सकते हैं। तो मैं गिव अप नहीं किया, लेकिन करता गया। तो अब मैं ऑलमोस्ट 30 से 50 तक लगा सकता हूँ। और पुलअप्स जो कि मेरे सेकेंड ईयर में थे, मैं फर्स्ट ईयर पूरा ऑलमोस्ट पुलअप्स लगाता ही नहीं था। तो सेकेंड ईयर में आने के बाद, मतलब इंटर फर्स्ट ईयर उस टाइम में आने के बाद मेरा न्यूट्रिशन ठीक हुआ था। तो मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ पुलअप बार के साथ ही रहा। मतलब वर्कआउट होने के बाद या वर्कआउट से पहले जितना हो सकता था उतना पुलअप बार से हैंग करता था, जो कि मेरा आइसोमेट्रिक जो कि था, मतलब ऊपर जाते समय कॉन्सेंट्रिक होता है, नीचे आते समय आइसोमेट्रिक होता है। तो आइसोमेट्रिक में जो भी था मैं स्लो आता था, और ऊपर जाने के समय मैं ऊपर बार में ऐसा टच होकर उधर जाता था, और नीचे आते मैं स्लो आता था। ऐसा करते 1 मंथ में मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 लगाया। अब ऑलमोस्ट मैं 12 पुलअप्स लगा सकता हूँ। तो ऐसा स्लोली मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता चला गया। वेट ऐड नहीं, हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं, रेप्स इंक्रीज करता चला गया। और फिनिशर में लगाता था, ऑलमोस्ट दोनों मिला के लगाता था मैं। तो ऐसा था मेरा पुलअप्स और पुशअप्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस। और हैंडस्टैंड का, तो हैंडस्टैंड मैंने अब तक नहीं कर पा रहा हूँ, नॉट इवन 1 हैंडस्टैंड। ट्राई करूँगा सीखने के लिए। तो दोस्तों, कैलिस्थेनिक्स हमारे फ़ैट लॉस करने के टाइम बहुत आइडियल में काम आ सकता है। जैसा कि हिट वर्कआउट है, HIIT ट्रेनिंग है, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग है। ये ऐसा करता है कि शॉर्ट बर्स्ट हम देते हैं इंटेंस एक्सर्शन करके, जो थोड़ा सा शॉर्ट रेस्ट पीरियड को फॉलो करके होता है। मतलब आप ऐसा समझो कि आप 1 मिनट फुल स्पीड पे भागे, 1 मिनट रेस्ट लिए, 1 मिनट फिर से फुल स्पीड पे भागे और फिर से 1 मिनट रेस्ट लिए। इसको हम कहते हैं हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। और AMARP सर्किट करके भी है, मतलब जितना रेप्स हो सके उतना रेप्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसा कि आस्था 1000 रेप्स लगाता है, ताकि वो बिना मैजिक के भी अपना स्ट्रेंथ के साथ जो लोगों को मैजिक है उनके साथ लड़ पाए। जितना रेप्स हो सके उतना रेप्स लगाना, इसको हम कहते हैं AMRP ट्रेनिंग। ये फ़ैट लॉस के लिए आइडियल है। मेरा HIIT ट्रेनिंग के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अब भी करता हूँ। ऑलमोस्ट रनिंग के दौरान मैं अब भी ऑलमोस्ट HIIT ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब मैं 5 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट जॉग किया, मतलब मीडियम स्पीड पे मैंने जॉग किया। और जब मैं रिटर्न आता हूँ उस टाइम पे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड में फुल स्पीड में भागता हूँ। और 1 मिनट से 90 सेकेंड्स तक मैं रेस्ट लेता हूँ और फिर से फुल स्पीड में भागता हूँ। ऐसे ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे से कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना। अच्छा एंड्योरेंस के लिए जो भी फूड है, जो पीनट बटर है, ओट्स है,
वो अच्छे तरह से कंज्यूम करने के बाद ये काम करना, ताकि मेरा एंड्योरेंस जो कि वो बढ़े और मैं अगली बार जब भागता हूँ द सेम पीरियड ऑफ टाइम में मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर। और जो AMRP ट्रेनिंग है, एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल जो ट्रेनिंग है, उसमें मैं ऐसा करता हूँ कि तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मतलब पुशअप्स अगर 50 हो सके तो 50। और मैंने जब मस्कुलर रेट लगाया था बहुत महीने पहले, तब ऐसा हुआ था कि मैंने डेड सेट में पुशअप्स जितना हो सके उतना लगाता था। मतलब 50 पुशअप्स थे, नॉन स्टॉप लगाना था, वो एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल में हुआ ना। तो पूरा वर्कआउट होने के बाद अगर आप समझ लो कि मैं चेस्ट लगाया, तो चेस्ट ऑलरेडी सो रहता है। तो जब आप पुशअप्स करते हैं, जो हम पहले कर पाते उतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो लास्ट में ऑलमोस्ट 10 से 15 तक होता है, उसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट लेके ऑलमोस्ट 50 तक कंप्लीट करना, जितना रेप्स हो सके उतना कंप्लीट करना। ये मेरा एज सुन रेप्स एज पॉसिबल का एक्सपीरियंस है। और एडवांटेज कैलिस्थेनिक्स करने का ये है कि हम जब भी कोई भी मूवमेंट कैलिस्थेनिक्स में करते हैं, मानो कि हम पुशअप्स कर रहे हैं या पुलअप्स कर रहे हैं या हैंड स्टैंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारा कोर मतलब हमारा एब्डोमिनल एरिया जो है वो हमेशा टाइट रहता है। मतलब वो हमेशा ट्रेन होता है, हमारा कोर जो कि वो हमेशा ट्रेन होता है। और हम जब भी कैलिस्थेनिक्स करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा स्ट्रेंथ जो कि वो बढ़ता है, लेकिन हम एक सर्टेन मसल ग्रुप काइंड ऑफ टारगेट नहीं कर सकते। वो डिसएडवांटेज है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी हम प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम हमारा स्ट्रेंथ जो कि है वो धीरे धीरे से बढ़ता है, क्योंकि हम जो बार पे वेट डाल रहे हैं उसको हम मॉनिटर करके बड़ा कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा वेट डाल सकते हैं इसको, मतलब जब हम एक वेट के साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेप्स हिट कर पाए, मतलब आप मानो कि आप 10 किलो के साथ 5 रेप हिट कर पाए, तो अब अगले हफ्ते आपको उसी वेट से नहीं लगाना है, थोड़ा वेट बढ़ाना है, ताकि आपका स्ट्रेंथ जो कि है वो और ज़्यादा बढ़े। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसको हमें एक अच्छे फॉर्म के साथ करना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ अच्छे तरह से करेंगे तो हमारे मसल्स जो कि वो पहले से हार्ड बनेंगे और पहले से अच्छा दिखने लगेंगे, और हम हमारे एस्थेटिक गोल्स जो है उसको हम और ज़्यादा जल्दी रीच कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वेट ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि हम एक सर्टेन मसल ग्रुप के ऊपर फोकस करके उसको ग्रो करने में उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे इंटेंसिटी लगा सकते हैं। और जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे मशीन्स होते हैं, डम्बल्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमारे फ़िज़िक को एक पर्टिकुलर तरह में स्कल्प करने के लिए। मतलब हमें हमारे फ़िज़िक को एक अच्छा शेप में लाने के लिए वेट ट्रेनिंग जो कि है टोन करने के लिए हमारे बॉडी को हेल्प करता है। और हमारा बोन डेंसिटी जो कि है उसको भी इम्प्रूव करने में हमारे वेट ट्रेनिंग हेल्प करता है। बोन डेंसिटी का मतलब जो हमारे बोन में एक मिनरल फॉर्म होता है, डेंसिटी के तरह बोन टिश्यू में रहता है, उसको हम बोन डेंसिटी कहते हैं। और ये हमारे बोन लॉस को प्रिवेंट करता है, जैसे कि हमारा एज बढ़ता रहता है। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेफली करेंगे तो हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और एक अच्छा नेचुरली फिज़िक को हमें इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगता है। तो दोस्तों, और एक एडवांटेज ये है कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो लोग और ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार रहते हैं। एक्सरसाइज ऐसा करता है कि हमारे ब्रेन में BDNF करके एक रहता है, BDNF करके एक हार्मोन रहता है, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर करके, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है ताकि नया ब्रेन सेल्स जो कि है वो फॉर्म हो। तो ये BDNF के मदद से ऐसा होता है कि एक प्रोटीन ह्यूमन में इनकोडेड होता है, BDNF का जीन रहता है। ये न्यूरोट्रॉफिन फैमिली का एक मेंबर है, ये ग्रोथ फैक्टर है जो कि हमारे नर्व्स ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरल सर्वाइवल के लिए। मतलब हमारे ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स है उनके सर्वाइवल के लिए हमारे BDNF जो कि है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और
ये ऐसा करता है कि हमारे न्यूरल प्लास्टिसिटी में पार्टिसिपेट करके हमारे हमारे लर्निंग और मेमोरी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दूसरा ये कि हमारा वेट लिफ्टर्स जो भी है, जो भी लोग वेट उठाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ये ऐसा होता है कि जो वेट लिफ्टिंग है वो 6 मंथ तक ऑलमोस्ट करने के बाद हमारे पूरे मूड को वो काम करता है। जो हमें एंडोर्फिन्स जो मिलते हैं, ये एक्चुअली इस वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स मिलते हैं जिसके वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है वेट लिफ्टिंग करने के बाद। और एक पॉइंट ये है कि जो वेट लिफ्टर्स है वो बहुत अच्छे तरह सो पाते हैं, जैसे कि ज़ोरो सोता है। ज़ोरो ऑलमोस्ट 16 आवर्स सोता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी फैट लॉस वाले वीडियो में बताया था। और वेट लिफ्टर्स जो कि है उनके जो भी वेट लिफ्टर्स है उनके बहुत अच्छे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रहते हैं। तो जैसा कि हमारा मसल मास इंक्रीज़ होता रहता है तो वो हमारे बॉडी को ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो कि वो। तो दोस्तों इस आर्क का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब जो भी मतलब इसमें 3 दिन हेवी डे है और 3 दिन लाइट डे, मतलब 3 दिन स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे थे और 3 दिन एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे थे। जहाँ पे मैं मंडे चेस्ट और ट्राइसेप्स लगाता था, जिसमें पुशअप्स और उसके साथ ट्राइसेप क्लोज ग्रिप प्रेस डाउन था, या उसके साथ सुपर सेट में ये दोनों थे, बारबेल बेंच प्रेस और उसके साथ बारबेल स्कल प्रेशर और इंक्लाइन बेंच प्रेस और ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन और वेटेड पुलअप्स और उसके साथ वेटेड डिप्स लगा सकते थे और एब्स लगाता था। और उसके बाद ट्यूसडे बैक और बाइसेप्स था जिसमें वार्म अप था पहले। उसके बाद वाइड ग्रिप बैट पुल डाउन और उसके साथ बारबेल कर्ल थे। ऑलमोस्ट 5 सेट्स थे 6 to 8 रेप्स के। और उसके साथ एक और सुपर सेट था डंबल रोस और डंबल हैमर कर्ल का, 5 सेट्स 6 to 8 रेप्स के। तो ऐसे ये स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ का मतलब ये कि आप सेट्स लगाएंगे और उसके साथ रेप्स कम लगाएंगे, मतलब 6 से 8 रेप्स बहुत हेवी वेट के साथ ज़्यादा सेट्स में। और एंड्योरेंस में ऐसा रहता है कि एक सैम्पल आपको दिखाता हूँ। मानो कि मैं लेग्स और शोल्डर ट्रेन कर रहा हूँ तो डंबल फ्रंट स्क्वाट और उसके साथ डंबल प्रेस, उसमें 3 से 4 से 12 to 15 रेप्स के बीच में 1 से 2 मिनट रेस्ट है। और डंबल स्प्लिट स्क्वाट और उसके साथ डंबल साइड रेस और सिंगल हैंड है, वो 3 से 4 से 12 to 15 रेप्स। और ये हाइपोट्रोफी और एंड्योरेंस में आता है। तो ये हो गया वर्कआउट प्लान, आपका एक सैम्पल है। आप इसके बारे में, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने और कौन से प्रोग्राम्स फॉलो किए थे उसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो कि है मैंने बहुत पहले बनाया था वो चेक कर सकते हैं। और वो मैं जो ट्रेनिंग करता था इसमें ऐसा रहता था कि मतलब वेट ट्रेनिंग के साथ एट द एंड में फिनिशर जैसा कैलिस्थेनिक्स का कोई वर्कआउट पिक कर लेते थे, जैसा कि 1 हैंड पुशअप हो गया जो कि ग्रेट ट्रिप में था। और एंड में ऑलमोस्ट 15 से 20 पुशअप्स 4 सेट के कितने हो सके उतना लगाना, फिनिशर जैसा लगाना। मतलब बॉडी वेट भी था और जो हम वेट ऐड करते हैं वो भी था, दोनों के बेनिफिट लेते थे। तो आई कीप गोइंग ऑन। और मेरा जो और फिज़िक अपडेट है वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम स्टिल वर्किंग। I'll give you guys a physics update soon. Let's continue on with our video. तो दोस्तों जब हम 20 to 40 रेप्स कैलिस्थेनिक्स में करते हैं तो वो हमें स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन जब हम इससे ज़्यादा रेप्स करते चले गए तो हमारा स्ट्रेंथ साइज़ जो है, मसल साइज़ जो है और मास जो है वो कम होने लगेगा और एंड्योरेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे, वो आप देख सकते हैं। और अगर हम 130 से 100 रेप्स कर रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ और साइज़ पे मे बी मतलब अफेक्ट कर सकता है, लेकिन टाइम लगता है ये सारे चीज़ों को हमारे बॉडी को अडेप्ट होने में। और
इंजरी का और ओवर यूज़ इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है कैलिस्थेनिक्स में। और अच्छा रेस्ट लेना और साइड डाइट ना मेंटेन करना, लो स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अच्छा डाइट के साथ और अच्छा रेस्ट के साथ और अच्छा स्ट्रेचिंग के साथ आपको कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैलिस्थेनिक्स में एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप एक सर्टेन मसल ग्रुप को आइसोलेट नहीं कर सकते। ये पूरे बॉडी के कंट्रोल को डिमांड करता है। और बहुत सारे लिमिटेशंस है इसके लेग ट्रेनिंग में। तो दोस्तों लेग वर्कआउट में ये लिमिटेशंस है कि जब हम पिस्टल स्क्वाट लगाते हैं या एक्सप्लोजिव स्क्वाट लगाते हैं या श्रिम स्क्वाट लगाते हैं तो जो मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो अफेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे क्रिस बमस्टर के लेग्स है, मतलब बहुत सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स के लेग्स है, वो करने के लिए हमें तो लेग वर्कआउट को वेट्स के साथ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्क्वाट्स करना पड़ेगा, डेडलिफ्ट करना पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग्स का लेग वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। जिम में हेवी स्क्वाट्स लगाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और अगर आप कैलिस्थेनिक्स ही करते रहेंगे तो आपको प्रोग्रेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और मसल बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। और अगर आप जिम में एडवांटेजेस देखेंगे वेट लिफ्टिंग का तो आपको एक अच्छा जिम को ढूंढना पड़ेगा। और तक वो कभी कभार बहुत ज़्यादा प्राइसी हो सकता है, आपकी अफोर्डेबल नहीं हो सकता है। और अगर हम ईगो लिफ्ट करेंगे तो हमें इंजरी हो सकता है। बेसिकली ईगो लिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपको जितना रेप्स हो सके उतने आपको जितना वेट हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा लगा देना। और आप सोचते हैं कि आप लगा पाते हैं लेकिन आपको उससे एक रेप भी नहीं लगते और उल्टा आप इंजर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ईगो लिफ्ट। इससे ज़्यादा हमें मसल माइंड कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे मसल को हमें फील करना चाहिए वो काम कर रहा है करके। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आउटर्स मसल ग्रो वाले वीडियो में बताया था, मसल माइंड कनेक्शन के बारे में, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट करिए। तो अब हम बात करेंगे क्रॉसफिट के बारे में। तो दोस्तों क्रॉसफिट एक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग और ओवरऑल फिटनेस प्रोग्राम है जिसमें मेनली मिक्स रहता है एरोबिक एक्सरसाइजेस का, जिसको उसमें लिया जाता है। उसमें से मेन इम्पॉर्टेंट है जो हमारे कांस्टेंट वेरिएशंस होते हैं और मूवमेंट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट फंक्शंस करते हैं। और इंटेंस हमारा हार्ट रेट जो कि है वो एलिवेटेड रहता है। उसमें हम कैलिस्थेनिक्स करते हैं और उसके साथ ही बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, उसको कैलिस्थेनिक्स को बॉडी वेट एक्सरसाइज कहते हैं। और उसके साथ पावर लिफ्टिंग करते हैं, मतलब मसल को एक्सट्रीम फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं शॉर्ट इंटरवल के लिए। इसका गोल ये होता है कि मैक्सिमम हम हमारे पावर को इंक्रीज़ कर सके। 1 रेप मैक्स डेडलिफ्ट स्क्वाट और बेंच में। और एक हो गया आपका पॉलीमेट्रिक्स कह सकते हैं आप। पॉलीमेट्रिक्स में ऐसा होता है कि जैसा कि आपका जंप, और एक होता है आपका पॉलीमेट्रिक्स होता है, पॉलीमेट्रिक्स ऐसा होता है कि आपका जंप ट्रेनिंग हो सकता है। जंपिंग ये सारे कैलिस्थेनिक्स के अंडर भी आते हैं और इसके अंडर भी आते हैं। जंप ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब मसल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन से कॉन्ट्रैक्शन के पोजीशन में एक रैपिड एक्सप्लोसिव मैनर में लाएंगे। और ये रिपीटेडली आप ऐसा जंप करते रहेंगे जैसा कि स्क्वाट जंप हो गया या बॉक्स जंप हो गया। और इसके साथ आप जिम्नास्टिक्स भी कर सकते हैं। जिम्नास्टिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंक्लूड किया जाता है फिज़िकल एक्सरसाइजेस को, जिसके लिए हमें बैलेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी और बॉडी का कोऑर्डिनेशन और एंड्योरेंस चाहिए और स्टिल रिंग्स चाहिए। तो उसके साथ ही हम वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है क्रॉसफिट। बारबल या हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, तो इसको हम बेसिकली क्रॉसफिट कहते हैं। क्रॉसफिट के लिए एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है, बॉडी पार्ट के लिए जैसा रहता है। मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेंगे तो आपके लिए ऐसा एक दिन चेस्ट करके, एक दिन बैक करके, एक दिन लेग्स करके, ब्रो स्प्लिट रहेगा, नहीं तो साइन स्प्लिट करके रहेगा।
लेकिन क्रॉसफिट के लिए ऐसा नहीं होता है, पूरे बॉडी को हम ट्रेन करते हैं और इसको हम वर्कआउट ऑफ द डे बोल सकते हैं। बेसिकली आप इसको ओलंपिक लिफ्ट भी कह सकते हैं। और बारबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे जिम में तो जिम के इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, जैसा कि बारबल्स हो गए, केबल्स हो गए। और इसमें हम ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, इसको हम रेस्ट नहीं लेते। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है जब भी हम क्रॉसफिट करते हैं, और ये ज़्यादा इंटेंस होता है, ये थोड़ा कम इंटेंस होता है, डिपेंड करता है कि हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं। और जो हमारा जिम में वर्कआउट करते हैं वो हमारे मसल के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और मसल को एक अच्छा शेप देने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम क्रॉसफिट करते हैं या कोई बॉडी मूवमेंट्स करते हैं तो वो हमारे हार्ट रेट को अप करने में और हमारे बोन लिगामेंट को बेटर करने में और हमारे मोबिलिटी को अच्छा करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, क्रॉसफिट अच्छा है या कैलिस्थेनिक्स अच्छा है या वेट ट्रेनिंग अच्छा है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे तो तीनों पसंद है। माना कि मैं नहीं, क्रॉसफिट मैंने आज तक इतना ज़्यादा नहीं किया था। मैंने आज तक वेट ट्रेनिंग किया था, कार्डियो किया था और उसके साथ कैलिस्थेनिक्स के थोड़े बहुत वर्कआउट मैं करता हूँ। तो मुझे तो वो कैलिस्थेनिक्स भी पसंद है, वेट ट्रेनिंग भी पसंद है और मुझे दोनों करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करो कि आपके गोल के हिसाब से आप क्या करना चाहते हो उसको चूज़ करो। अगर आपको मसल मास और फैट लॉस टोनिंग करना है तो आपके लिए कैलिस्थेनिक्स और वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आपको सिर्फ बोन और लिगामेंट और आपके नॉर्मल हेल्थ पे ध्यान देना है तो आपके लिए क्रॉसफिट बेटर हो सकता है। आप ये ना देखो कि दूसरे बंदा मतलब वो जो कह रहा है वो आप सुनो, मतलब फाइनल में आपको कौन सा अच्छा लगता है, मतलब आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है, या साइकिल चलाने में मज़ा आता हो या रनिंग करने में मज़ा आता हो, जिसमें मज़ा आता है आप वो करो। मतलब डू वॉट यू लव अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो जो मैंने स्ट्रेंथ और नहीं सॉरी वेट्स और फिर बॉडी वेट पे, कैलिस्थेनिक्स पे और क्रॉसफिट पे और उसके रिलेटेड जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो जिस सोर्स में से मैंने लिया था, थोड़े वीडियोस में एक वीडियो मैंने गुरमान सर का देखा था, क्रॉसफिट वर्सेस बॉडी बिल्डिंग करके। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक वीडियो था जैक्स ब्लेड का, उसमें उन्होंने वेट्स वर्सेस कैलिस्थेनिक्स पे ऊपर एक वीडियो बनाया था। मतलब एनिमे में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स बहुत हाई रेप्स लगाते रहते हैं, अगर वो बेटर है या वेट ट्रेनिंग करना बेटर है करके उनसे किसी ने पूछा था। मैं उनका चैनल बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो उनका चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं चाहे तो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। और थोड़े मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके बेस से मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।